सो गुड मॉर्निंग गर्ल्स, वेलकम बैक। पिछली क्लास में हमने एडल्टहुड एंड एजिंग चैप्टर जो है हमने शुरू किया था। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था नेचर या स्वरूप एडल्टहुड का एंड एजिंग का नेचर क्या है, किस तरीके से कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं या डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैं जो कि हम एडल्टहुड में देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने बेसिकली अप्रोचेस स्टडी करी थी कि कौन कौन से ऐसे अप्रोचेस हैं, कौन कौन से ऐसे उपागम हैं जिनके आधार पर हम एडल्टहुड की में जो डेवलपमेंट है, एडल्टहुड में जो चेंजेस हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं। तो स्टेज अप्रोच हमने डिस्कस किया था, अवस्था उपागम जिसको कहते हैं, जिसमें कि हमने लेविंसन एंड एरिक्सन ये दो थियोरीज हमने डिस्कस करी थी। और उसके बाद जो दूसरी थ्योरी हमने डिस्कस करी है वो है आपकी कंटेक्चुअल अप्रोच, संदर्भ उपागम जिसको कहते हैं, जो कि ब्रॉन फेनब्रेनर का इकोलॉजिकल सिस्टम की थ्योरी थी। और उन्होंने 4 लेवल्स के आधार पर हमें संदर्भ उपागम में के हिसाब से किस प्रकार की डेवलपमेंट या डेवलपमेंटल चेंजेस एक एडल्ट लाइफ में, एडल्टहुड में हम देख सकते हैं, उसको उन्होंने एक्सप्लेन करा था। और उसके बाद हमने दोनों थियोरीज का तुलनात्मक अध्ययन भी किया है कि स्टेज अप्रोच बेटर है या कंटेक्चुअल अप्रोच बेटर है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल एंड देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, so now we come to the next topic in adulthood and aging, and that is developmental changes and problems related to adulthood. ठीक है, कौन कौन से ऐसे विकासात्मक परिवर्तन हैं और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं कौन सी हैं जो एक व्यस्क जीवन में, एक एडल्ट लाइफ में हम देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों, वैसे तो अनेक प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन हैं जो कि हर लेवल ऑफ लाइफ या हर स्टेज ऑफ लाइफ में हमें देखने को मिलते हैं, और हर डेवलपमेंटल चेंज के साथ उसके समस्याएं भी आती हैं। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंटल चेंजेस और समस्याओं के बीच में काफ़ी गहरा संबंध पाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ ऐसे मेजर चेंजेस की बात करेंगे जो एक एडल्ट लाइफ में हम देख सकते हैं और उनसे जुड़ी हुई कौन सी ऐसी समस्याएं हैं। तो सबसे पहला चेंज जो एडल्टहुड में होता है वो है फिजिकल चेंज। लाइक एनी अदर स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे इन्फेंसी स्टेज है या हमारा चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज होता है, सबसे मेजर चेंज जो हर लेवल ऑफ लाइफ में देखने को मिलता है वो है आपका शारीरिक परिवर्तन। ठीक है, तो एडल्टहुड में भी काफ़ी ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और इनको स्टडी करने के लिए, शारीरिक परिवर्तनों को स्टडी करने के लिए हमने एडल्टहुड को भी, एडल्ट लाइफ को भी, एडल्ट स्टेज को भी 3 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, यानी कि अर्ली एडल्टहुड होता है, फिर मिडिल एडल्टहुड हो गया एंड लेटर एडल्टहुड। ठीक है, तो इन तीनों में किस प्रकार के फिजिकल चेंजेस और उनसे जुड़ी हुई समस्याएं हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है आपका अर्ली एडल्टहुड। अर्ली एडल्टहुड कब शुरू होता है? 18 या 19 वर्ष के बाद, यानी कि जैसे ही आपका एडोलेसेंट पीरियड खत्म होता है, आपका एडल्टहुड पीरियड शुरू हो जाता है। और एडल्ट यानी कि यू कैन से कि एडोलेसेंट पीरियड और अर्ली एडल्टहुड पीरियड जो है थोड़ा सा ओवरलैपिंग पीरियड भी माना गया है। और ये तो हम मान ही सकते हैं कि जो मेच्योरिटी लेवल होता है, परिपक्वता का स्तर जो होता है, वो 19 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, अराउंड लगभग 19 वर्ष तक आपके अंदर शारीरिक वृद्धि जो है वो काफ़ी हद तक संपूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद 19 वर्ष के बाद जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती है, वैसे वैसे कुछ नकारात्मक प्रभाव जो हैं हमारे शरीर में देखे जा सकते हैं। हालांकि ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 19 वर्ष के बाद ही कुछ नकारात्मक प्रभाव आते हैं हमारे बॉडी में, क्योंकि स्टडीज़ में ये देखा गया है कि एज अर्ली एज 12 या 13 ईयर्स ऑफ एज भी कुछ ऐसे फिजिकल फीचर्स या एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें गिरावट देखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी आईज का जो लेंस होता है,
ठीक है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो आँखों का लेंस का जो लचीलापन होता है, ठीक है, वो या फ्लूइडिटी जिसको कहते हैं, वो उसमें थोड़ी-सी गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जैसे-जैसे हमारी आयु बढ़ती है, अनेक प्रकार के नकारात्मक प्रभाव हमारे शरीर में, हमारे शारीरिक परिवर्तनों में देखे जा सकते हैं। और अडल्टहुड के प्रारंभिक काल में ये जो चेंजेस है ये थोड़ी धीमी गति से होते हैं, परंतु जैसे जैसे एडल्टहुड के ईयर्स बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये नकारात्मक प्रभाव जो है वो और तेज होते जाते हैं। ठीक है, हमारी जो मस्कुलर जो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, या फिर हमारी जो सेंसरी जो तीक्ष्णता होती है, या जो मतलब सेंसरी ऑर्गन्स की जो 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 लेवल जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो हार्ट की जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, हार्ट जितनी किस गति से आपका हार्ट वर्क करता है तो वो परफॉर्मेंस या निष्पादन स्तर भी आपका गिरने लगता है। कई लोगों का वजन बढ़ जाता है, ठीक है, वेट पुट ऑन कर लेते हैं। कई लोगों में हेयर फॉल शुरू हो जाता है, आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाती है। तो यानी प्रारंभिक काल में इस प्रकार के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं व्यक्तियों में, परंतु थोड़े धीमी गति से चेंज होते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट काल आ जाता है एडल्टहुड का, जो है मिडिल ईयर्स, जो लगभग 40 ईयर्स में शुरू होता है। 40 वर्ष के जब हम हो जाते हैं तो हमारा मिडिल एडल्टहुड स्टेज जो है उसकी शुरुआत होती है, जिसमें जो चेंजेस अर्ली एडल्टहुड में आने शुरू हुए थे वो और तेज गति से उनमें हमें गिरावट नजर आने लगती है। स्पेशली जो कार्डियक आउटपुट होता है, आपके हृदय की जो कार्यवाही होती है उसमें काफ़ी तेज गति से गिरावट देखी जाती है। आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं, ठीक है, उनमें लचीलेपन में अभाव रहता है। इसके अलावा जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है, ठीक है, जो आपकी ब्रेन में जो ऑक्सीजन की मात्रा जाती है उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट देखी जाती है। आपके जो प्रमुख इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं, लंग्स हैं, किडनीज हैं, इंटेस्टिन्स हैं, इस प्रकार के जो प्रमुख हमारे जो आंतरिक ऑर्गन्स होते हैं उनके निष्पादन में भी गिरावट देखी जाती है। इंडिजेशन या बदहजमी की प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों में होती है। चेहरा फीका लगने लगता है, झुर्रियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी चेंजेस जो हैं मध्यकालीन एडल्टहुड में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्लाइमैक्ट्रिक चेंजेस भी देखे जाते हैं मिडिल ईयर्स में। क्या होते हैं क्लाइमैक्ट्रिक चेंजेस? जैसे फीमेल्स में मीनोपॉज देखने को मिलता है। मीनोपॉज जब शुरू होता है तो मीनोपॉज क्या होता है? मासिक धर्म जब बंद होता है, इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। ठीक है, तो अराउंड 40 to 50 ईयर्स के बीच में ज़्यादातर महिलाओं को ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके साथ साथ बहुत सी हार्मोनल चेंजेस जो हैं बॉडी में वो जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा फीमेल्स में देखने को मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो हमारी जो हड्डियाँ जो हैं, बोन्स जो होती हैं वो वीक हो जाती हैं। ठीक है, कैल्शियम की कमी बॉडी में देखी जाती है जिससे कि बोन्स वीक हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, और जिससे कि थकावट की और इस प्रकार की प्रॉब्लम्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। हालांकि मीनोपॉज से और ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा काफ़ी हद तक सही या ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं या ओरली दिए जाते हैं, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। ठीक है, तो इस एज में इस थेरेपी के द्वारा हमारा जो वियर एंड टियर है, जो बॉडी में जो हार्मोन्स की कमी जो हो रही है उसको हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, आदमियों में प्रोस्टेट ग्लैंड की जो कार्यवाही है उसमें कमी देखी जा सकती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि सेक्स बिहेवियर में या फिर यूरिन निष्कासन की जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी मतलब यूरिन निष्कासन की प्रॉब्लम देखी जाती है। सेक्स बिहेवियर में काफ़ी नाटकीय ढंग से चेंजेस देखे जाते हैं। सेक्स ड्राइव जो है पुरुषों में उसमें काफ़ी ज़्यादा घटाव इस एज में देखा जाता है।
ठीक है। तो इस प्रकार के क्लाइमैक्ट्रिक चेंजेस जो हैं वो मेल और फीमेल दोनों में देखे जाते हैं मिडिल एडल्टहुड ईयर्स में। परंतु अगर हम अपने जीवन शैली को इम्प्रूव करते हैं अर्ली ईयर्स में, ठीक है, अपने खान पान के ऊपर ध्यान देते हैं, व्यायाम करते हैं, प्रॉपर मतलब कि स्लीप लेते हैं, तो इस प्रकार की अगर हम जीवन शैली में या अल्कोहल का, ड्रग्स का, सिगरेट्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जीवन शैली में अपनी हेल्दीनेस को बढ़ाते हैं, तो आप काफ़ी हद तक इस प्रकार के जो चेंजेस हैं, ठीक है, नेगेटिव जो प्रभाव है आपके ऊपर जो पड़ रहे हैं, आपकी बॉडी पे जो पड़ रहे हैं, उनको आप कम कर सकते हैं, अनेक समस्याओं से आप बच सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपके लेटर चाइल्डहुड आता है, लेट चाइल्डहुड जिसको कहते हैं। इसमें दो प्रकार की चेंजेस देखे जाते हैं, एक तो प्राथमिक एजिंग के द्वारा और एक गौण एजिंग के द्वारा। ठीक है। प्राथमिक एजिंग क्या होती है? जो परिवर्तन आपकी एज रिलेटेड होते हैं। ठीक है। एज बढ़ने के साथ साथ जो चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, और गौण एजिंग रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपके खान पान, जीवन शैली से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। यहाँ पर हमें प्राथमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है, प्राथमिक एजिंग जो होती है, यानी ये आपकी लगभग 60 वर्ष की एज में शुरू होती है। ठीक है। जो लेटर चाइल्डहुड है वो अराउंड 60 ईयर्स में शुरू होता है। बहुत सी महत्वपूर्ण समस्याएं जो हैं इस एज के बाद देखी जाती हैं। ठीक है। लगभग मतलब काफ़ी जो आपकी फिज़िकल जो योग्यताएं या क्षमताएं हैं उनमें काफ़ी हद तक गिरावट देखी जाती है। उसके बाद करीब 70 साल के बाद आपकी जो विजुअल जो तीक्ष्णता है, दृष्टि की तीक्ष्णता में भी काफ़ी गिरावट देखी जाती है। अंधकार के प्रति जो हमारा अडेप्टेशन या अनुकूलन होता है उसमें गिरावट देखी जाती है, यानी अंधकार में हमें दिखना बंद हो जाता है। प्रत्यक्षीकरण करने की जो योग्यताएं हैं उसमें भी काफ़ी गिरावट आती है। श्रवण से रिलेटेड सेंसिटिविटी कम हो जाती है। ठीक है। और लगभग 75 ईयर्स के बाद गंध और स्वाद यानी स्मेल और टेस्ट जो है उसके प्रति जो संवेदनशीलता है उसमें भी काफ़ी गिरावट आती है। हमारा जो रिएक्शन टाइम है, यानी कोई हमसे कुछ सवाल पूछता है, कोई हमारे सामने कोई उद्दीपक आता है, उसके प्रति जो रिएक्ट करने का जो टाइम होता है वो बढ़ जाता है। हम समय लेते हैं रिएक्ट करने में, जिसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। ठीक है। परंतु फिर वही चीज़ आती है कि अगर हम शुरुआत से ही अपनी जीवन शैली को इम्प्रूव करते हैं, अपना प्रॉपर खान पान और व्यायाम के प्रति हम सचेत रहते हैं, तो इस प्रकार की जो चेंजेस आती हैं उनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं या उसको विलंबित कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। ठीक है। तभी ये देखा जाता है, अगर जो कंपैरेटिव स्टडीज़ हुई हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ और अपने पूर्वी देशों में, इंडिया में सपोज एग्जाम्पल ले ले, इंडिया और अमेरिका की जो कंपैरेटिव स्टडी हुई है, तो वहाँ पर ये मैंने आपको ये शुरू में भी बताया था कि वहाँ पर मतलब कि एज की, ओल्ड एज की जो सीमा जो है वो चेंज है। ठीक है। यानी कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो 50 या 60 साल का व्यक्ति भी बूढ़ा माना जाने लगता है, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में 70-75 साल तक का व्यक्ति भी के बाद व्यक्ति को बूढ़ा मानते हैं। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। इंडिया में लाइफस्टाइल के ऊपर इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते हैं, इतना हम सचेत नहीं रहते हैं। हमारा जो एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इतने सही नहीं हैं, पोल्यूशन है और बहुत सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी एजिंग को बढ़ावा देते हैं या उसको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। ठीक है। वहाँ पर काफ़ी हद तक व्यक्ति जो हैं अपने शरीर के प्रति सचेत रहते हैं, अच्छा खाना पीना, व्यायाम करना, और इसके अलावा एनवायरमेंटल कंडीशंस तो वहाँ पर कंड्यूसिव हैं ही। ठीक है। तो जो कि हमारे एज को विलंबित कर देते हैं, डिले करते हैं। तो ये थे आपके कुछ फिजिकल चेंजेस जो कि एडल्टहुड में देखने को मिलते हैं। सेकंड चेंज की अगर हम बात करें तो वो है कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक परिवर्तन जिसको कहते हैं। ठीक है। तो शरीर के साथ साथ जो हमारा मानसिक परिवर्तन होता है
उसको हम संज्ञानात्मक परिवर्तन कहते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारा मस्तिष्क भी हमारे शरीर का ही पार्ट है। और आयु के बढ़ने के साथ साथ जैसे शरीर में परिवर्तन घटित होते हैं, ऐसे ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में भी अनेक प्रकार के परिवर्तन घटित होते हैं, जो हमारे संज्ञान को, हमारे कॉग्निशन को, हमारी वे ऑफ थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं। तो आयु के बढ़ने के साथ साथ किस प्रकार के चेंजेस हमारे संज्ञान में आते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहला चेंज आता है एजिंग के साथ आपकी मेमोरी या स्मृति के ऊपर। ठीक है, तो ये हालांकि कहते हैं कि एसटीएम या शॉर्ट टर्म मेमोरी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता एजिंग का, परंतु एसटीएम से जो एलटीएम में सूचनाएं स्थानांतरित होती हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इमीडिएट मेमोरी जो होती है वो इतनी प्रभावित नहीं होगी। इसी वक्त आपने कोई चीज़ देखी, लर्न करी, तुरंत आपसे रिकॉल करवाई, आप कर देते हैं, परंतु उसको प्रैक्टिस करना, उसको अभ्यास करना और उसको अपने एलटीएम में स्थानांतरित करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यानी ये योग्यता जो है ये आयु के बढ़ने के साथ साथ गिर जाती है। यानी कि नॉर्मली ये देखा गया है आयु बढ़ने के साथ जो प्रोएक्टिव जो मेमोरी जो होती है उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। प्रोएक्टिव मेमोरी कौन सी होती है कि जो आपकी जो एक आपकी मेमोरी होती है ओरिजिनल लर्निंग जिसको कहते हैं, और एक लर्निंग जो होती है वो है बाद वाली लर्निंग। तो एज के बढ़ने के साथ साथ जो पहले वाली सूचनाएं आपने लर्न करी हुई हैं अपने ब्रेन में, जिनको एनकोड करा हुआ है, वो आपकी सुरक्षित रहती हैं। बाद वाली लर्निंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा आप स्टोर या एनकोड उनको नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें रिहर्सल या प्रैक्टिस जो होती है, अभ्यास जो होता है, वो आपके वो योग्यता जो है वो आपकी खत्म हो जाती है विद एज। तभी आपने देखा होगा अगर आप अपने घर में जो आपके बड़े बूढ़े हैं, दादा दादी हैं, उनसे अगर आप बात करते हो तो उनको बरसों पुरानी बातें याद रहती हैं। ठीक है, उनके बचपन में क्या हुआ, आप उनसे शादी, अपनी दादी से पूछो कि आप बताओ आपकी शादी कैसे हुई, कैसे, किस प्रकार से आपने क्या पहना था, क्या क्या फंक्शंस हुए, कौन आया था वहाँ पे, तो दे विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग। ठीक है, बिकॉज वो पुरानी मेमोरीज हैं। परंतु अगर आप उनसे कल के बारे में पूछें, बताओ कल क्या हुआ था या एक हफ्ते पहले क्या हुआ था, तो दे विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर प्रॉपरली। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव मेमोरी, यानी कि पहले लर्न करी हुई जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा याद रहती हैं बाद वाले लर्न करी हुई इंफॉर्मेशन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो कई मनोवैज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडीज़ करी हैं एलटीएम और एजिंग के ऊपर, और ये देखा है कि आयु बढ़ने के साथ साथ एपिसोडिक मेमोरी में गिरावट आती है। ठीक है, एपिसोड्स एज सच पूरे के पूरे इंसिडेंट्स आप याद नहीं रख पाते हो, परंतु सिमेंटिक या शब्दार्थिक मेमोरी जो होती है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। ओल्ड एज में शब्दार्थिक मेमोरी ठीक रहती है, एपिसोडिक मेमोरी में गिरावट देखी गई है। इसके अलावा जो प्रक्रिया स्मृति होती है, प्रोसीजरल मेमोरी होती है, वो भी काफ़ी हद तक टिकाऊ पाई जाती है। ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी हो गई या वर्ड्स को आपस में युग्मित करना, पेयरिंग करना, इस प्रकार की जो निरर्थक शब्दों की जो मेमोरी होती है, इस प्रकार की मेमोरी में गिरावट देखी गई है विद एज। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गिरावट जो होती है स्मृति में, ये कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। और सबसे पहला फैक्टर आता है आपका जैविकीय परिवर्तन, यानी कि जो बायोलॉजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं। तो ये नॉर्मली देखा गया एज के बढ़ने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क का या ब्रेन का जो वजन जो है वो कम हो जाता है, यानी बहुत सारी चीज़ें जो है हमारा ब्रेन ग्रहण नहीं कर पाता। ठीक है, आपके ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब में काफ़ी ज़्यादा क्षति देखी जाती है। अगर हम ओल्ड एज में ब्रेन का अगर मैपिंग करते हैं तो फ्रंटल लोब में क्षति देखी जाती है। इवन जो हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है आपकी ब्रेन का, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्षति देखी जाती है। ठीक है, तो आयु बढ़ने के साथ साथ आपकी मस्तिष्क में कितनी क्षति होगी उसके बारे में सेक्स डिफरेंस भी पाया गया है, लिंग मतभेद, इसके ऊपर भी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। गुर एट ऑल ने 1991 में इसके ऊपर स्टडी करी है और ये देखा है कि
आदमियों की तुलना में औरतों में जो परिवर्तन है, मस्तिष्क में जो नकारात्मक परिवर्तन है वो कम होते हैं। ठीक है, यानी कि आदमियों में ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट देखा जाता है मस्तिष्क में औरतों के कंपैरिजन में, और उसके लिए मे बी रीज़न फीमेल हॉर्मोन्स हो सकते हैं। फीमेल हॉर्मोन्स की मात्रा जो है वो ज़्यादा अधिक रहती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। ठीक है, अब इस प्रकार की जो स्मृति को इम्प्रूव करने के लिए हम मानसिक एक्सरसाइजेस का या मेंटल एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके माध्यम से हम एज के बढ़ने के साथ साथ जो स्मृति में जो नकारात्मक प्रभाव आते हैं उनको हम डिले कर सकते हैं, विलंबित कर सकते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में चिंतन, तर्कना इस प्रकार का यूज निरंतर करते रहते हैं, बाद के जीवन में भी डिसीजन मेकिंग में, चिंतन में, थिंकिंग में, इस प्रकार में पारिवारिक जो एटमॉस्फेयर में वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, तो उनकी स्मृति में नकारात्मक प्रभाव जो है वो देरी से होते हैं, उसको वो डिले कर सकते हैं, विलंबित कर सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है, आपको फिजिकली एंड मेंटली एक्टिव रहना है। ठीक है, एज जितनी जाए बढ़ जाए आपको इन्वॉल्व रहना है, तो आप इस प्रकार के चेंजेस को डिले कर सकते हैं। फिर अनदर टाइप ऑफ चेंज स्मृति के अलावा जो कॉग्निशन में देखा जाता है वो है इंटेलिजेंस या बुद्धि से रिलेटेड। ठीक है, इसके ऊपर एजिंग का बुद्धि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं। 1980 से लेकर अब तक बहुत सारी ये स्टडीज़ हुई हैं, और ये समझाया या इन स्टडीज़ के आधार पर ये देखा गया है कि प्रारंभिक एडल्टहुड में, यानी प्रारंभिक एडल्टहुड तक तो आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो लगातार बढ़ता जाता है। उसके बाद यानी 19-20 साल तक तो बढ़ रहा है, उसके बाद 40 साल तक ये स्थिर रहता है, ना कोई गिरावट आती है ना ये बढ़ता है। ठीक है, ये स्थिर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, और 40 इयर्स के बाद इसमें धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो जाती है। यानी मिडिल एडल्टहुड जो ईयर्स होते हैं उसके बाद से हमें इंटेलिजेंस लेवल में गिरावट देखी गई है। तो ये काफ़ी क्रॉस सेक्शनल रिसर्च हुए हैं इससे रिलेटेड, जिसमें ये पाया गया है। ठीक है, परंतु काफ़ी और स्टडीज़ भी हुई हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ भी हुई हैं, जिसमें ये देखा गया है कि ये 40 नहीं 60 इयर्स के बाद बुद्धि में गिरावट आती है। वर्क में आपके कार्य रिलेटेड निष्पादन जो होता है, परफॉर्मेंस लेवल जो होता है, उसमें भी कमी आती है। मामूली सी कमी आती है, फिर थोड़ी और बढ़ती जाती है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस गिरावट को अफेक्ट करते हैं, और अगर हम इनके प्रति सचेत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, तो हम इस गिरावट को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं शिक्षा रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, पढ़ते रहते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। अब आपको ये देखा गया है कि डिफरेंट ऑक्यूपेशनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं बुद्धि से रिलेटेड, एजिंग एंड बुद्धि से रिलेटेड। तो किस प्रकार के ऑक्यूपेशनल हैं डिफरेंसेस हैं? फॉर एग्जांपल, अगर हम दो ऑक्यूपेशन को कंपेयर करते हैं, एक है आपका स्पोर्ट्स का, सपोज क्रिकेट ऑक्यूपेशन है, और दूसरा है आपका टीचिंग का। ठीक है, तो एक क्रिकेटर है और एक टीचर है। तो क्रिकेटर की जो करियर है वो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, बिकॉज इसमें कोई आपको मिनिमम शिक्षा रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये आपकी क्षमता या कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा खेलते हैं, किस लेवल तक आपका खेल है। तो क्रिकेटिंग करियर जो है, कई ऐसे, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है फॉर एग्जांपल, उन्होंने 15 साल की उम्र में ही इंडियन क्रिकेट टीम में का हिस्सा बन गए थे। तो एज अर्ली एज 14 या 15 ईयर्स ऑफ एज में आपका करियर शुरू हो जाता है, एक्टिवली आप खेलना शुरू करते हैं और आप खूब पैसा कमा रहे हैं। और जब आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया है तो फिर आपकी शादी भी हो जाती है, यानी कि 20-22 साल में आपकी शादी भी हो जाती है। और फिर क्योंकि ये फिजिकल गेम होता है तो 35-40 साल तक आते आते आप एक्टिव खेल से रिटायर हो जाते हैं, यानी आपकी रिटायरमेंट जो है मैक्सिमम 40 इयर्स में हो जाती है। तो यानी 15 साल से लेकर 40 साल का आपका वो एज है, करियर एज है। जबकि अगर हम टीचर की बात करें तो उनका करियर ही शुरू 27-28 साल में होता है, बिकॉज ये एजुकेशन रिलेटेड है। जब तक आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन
कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप अपना करियर शुरू नहीं कर सकते। तो यानी आपका करियर कब शुरू हुआ है? 27 साल में। आपकी शादी कब होएगी? आपका करियर शुरू होने के बाद, यानी 30-32 साल में आपकी मैरिज हुई, आपकी फैमिली लाइफ की शुरुआत होती है। और उसके बाद आपकी सेवानिवृत्ति कब होगी? 60 साल में, 65 साल में। तो यानी 65 साल में जाकर आप बूढ़े कहलाओगे जब आप रिटायर हो गए हो, जबकि एक क्रिकेटर जो है 40 साल में बूढ़ा कहलाने लगा बिकॉज वो रिटायर हो गया है। ठीक है, तो ये आपकी ऑक्यूपेशन से भी डिपेंड करता है कि आप किस ऑक्यूपेशन में हो, कितना ज्यादा आप इन्वॉल्व हो। एक शिक्षक जो है वो 65 साल तक शिक्षा से इन्वॉल्व है, शिक्षा में अपना जो बुद्धि जो है वो लगा रहा है। तो यानी कि उसका जो इंटेलिजेंस लेवल जो है वो 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, जब उसने रिटायर हो गया है शिक्षा जगत से, पढ़ने पढ़ाने का काम उसका कम हो जाएगा, तब उसके धीरे धीरे उसकी बुद्धि में गिरावट देखी जाएगी। और अगर आप अपनी बुद्धि में गिरावट को डिले करना चाहते हैं तो आपने कभी भी रिटायर नहीं होना है, या कभी भी शिक्षा से संबंधित अपने जो एक्टिविटीज हैं उनको बंद नहीं करना है। जितना ज़्यादा आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आप अपनी बुद्धि को या इंटेलिजेंस लेवल को कायम रख सकते हैं, उसमें गिरावट नहीं कर सकते। ठीक है, रिसर्च में ये देखा गया है कि जो केटेल की जो क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की इंटेलिजेंस होती है हर व्यक्ति के अंदर। एक फ्लूइड तरल बुद्धि होती है और क्रिस्टलाइज्ड यानी कि स्फटिक बुद्धि होती है। ठीक है, फ्लूइड यानी कि तरल बुद्धि क्या होती है? जो कि जिसमें कि हम इंसाइट या सूझबूझ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आपको जैसे ही नई इंफॉर्मेशन मिलेगी आपका वो इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी आप अपनी नई सिचुएशन में अडेप्ट कर सकते हैं क्यों? फ्लूइड इंटेलिजेंस के द्वारा। ठीक है, ये एजुकेशन से अलग होती है, एजुकेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस बुद्धि जो होती है वो शिक्षा के माध्यम से बढ़ती है। ठीक है, जब आप शिक्षा यानी कि एक न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है, बिकॉज वो एक इस दुनिया में आया है और नए इंटरैक्शंस बना रहा है, समाज के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, तो उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस या तरल बुद्धि उस समय उसके अंदर मौजूद होती है। और जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करता है, शिक्षा के माध्यम से अपनी इंटेलिजेंस लेवल को बढ़ाता है, तो उसके अंदर क्रिस्टलाइज्ड या स्फटिक बुद्धि का निर्माण होता है। तो ये दो प्रकार की बुद्धि होती है, फ्लूइड और क्रिस्टलाइज्ड। और स्टडीज में ये देखा गया है कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो होती है, स्फटिक बुद्धि जो होती है, वो आपकी जीवन भर बढ़ती जाती है, बिकॉज ये आपकी जो प्रैक्टिकल जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड होती है। ठीक है, आपके कल्चर, आपकी संस्कृति से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये मतलब नॉर्मली ये कह सकते हैं कि एक आयु स्तर बढ़ने से निश्चित स्तर की बुद्धि में गिरावट आती है, परंतु उस गिरावट को हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम शिक्षा से जुड़े रहें, हम और लोगों से जुड़े रहते हैं, अपनी इंटरैक्शंस या अंतक्रिया को कम नहीं करते। ठीक है, फिर आपकी अनदर टाइप ऑफ मानसिक जो परिवर्तन देखा जाता है वो है सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी से रिलेटेड। ठीक है, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि इसमें सिमंटन ने काफी सराहनीय कार्य किया है, किस तरीके से हम क्रिएटिविटी को एजिंग से रिलेट कर सकते हैं। तो लाइक अदर मेंटल एक्टिविटीज, उन्होंने भी ये पाया है कि 40 वर्ष तक सृजनात्मकता जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ती है और उसके बाद उसमें गिरावट आनी शुरू होती है। ठीक है, परंतु ये भी आपकी डिफरेंट विषयों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी चोटी कब आएगी। कुछ विषयों में ये देखा गया है कि गणित है या साइंस वाले विषय में 25 वर्ष में चोटी आ जाती है, पीक आ जाता है, उसके बाद गिरावट देखी जाती है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में 40 इयर्स में पीक देखा गया है। ठीक है, उसके बाद गिरावट आएगी। इतिहास या हिस्ट्री में 50 वर्ष चोटी है। ठीक है, यानी कि जो हिस्ट्री के स्टूडेंट्स होते हैं या हिस्ट्री जो पढ़ते हैं तो उनकी चोटी और लेट आती है या पीक और लेट आता है, और ये आपके करियर एज
करियर से भी डिपेंडेंट है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इंटेलिजेंस लेवल या बुद्धि आपके करियर से रिलेटेड होता है, क्रिकेट और टीचर का कंपैरिजन दिया था, उसी प्रकार से सृजनात्मकता भी करियर से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको हम करियर एज भी या करियर रिलेटेड भी कहते हैं। ठीक है, अब लेखकों में देखा जाए तो पीक जो है बहुत लेट आता है, मृत्यु से तुरंत पहले पीक आएगा। बहुत से अगर आप राइटर्स की बात करें तो उनका बेस्ट वर्क कौन सा होता है, एकदम लास्ट ईयर्स ऑफ लाइफ में, मृत्यु से जस्ट पहले उनकी बेस्ट पुस्तकें, बेस्ट लेखन आपको मिलेंगे। तो यानी उनका पीक कब आया, मृत्यु से बिल्कुल पहले। तो अलग अलग करियर से रिलेटेड होता है कि कब हमारी क्रिएटिविटी में पीक आता है। ठीक है, और उसके बाद फिर गिरावट देखी जाती है। और अनदर मेंटल या कॉग्निटिव चेंज जो हम देख तो ये आपके कुछ कॉग्निटिव चेंजेस हैं जो कि एडल्टहुड और एजिंग के साथ साथ हम देख सकते हैं। तो एक है आपका शारीरिक चेंजेस, दूसरा आ जाता है आपका कॉग्निटिव चेंजेस, और थर्ड टाइप ऑफ चेंज आता है आपका सामाजिक और संवेगात्मक चेंज, यानी सोशल और इमोशनल परिवर्तन। तो ये किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो नॉर्मली ये तो हम सबको ही पता है कि हर व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, हर व्यक्ति का अपना एक सोशल नेटवर्क होता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हमारे समाज का जो अकेला जीवन व्यतीत करना चाहता है। और इस सामाजिक नेटवर्क में कौन आते हैं, उसकी फैमिली आ गई, उसके दोस्त आते हैं, उसके पड़ोसी आ गए, रिश्तेदार आ गए, स्कूल कॉलेज के सहपाठी आ जाते हैं, आपकी वर्क प्लेस के कलीग्स आ जाते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं हमारे सोशल नेटवर्क का हिस्सा बनते हैं। प्रारंभिक व्यस्त काल में देखें तो मैक्सिमम लोगों के साथ हमारी अंतक्रिया होती है, बिकॉज वो ऐसा समय होता है जब आप जॉब भी करना शुरू करते हैं। ठीक है, आपकी मैरिज होती है, आपकी फैमिली बढ़ती है, और उसके साथ साथ आपके जो प्रीवियस जो एक्वेंटेंसेस हैं, आपके स्कूल कॉलेज के जो दोस्त हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, वो भी बने रहते हैं। तो पुराने सोशल नेटवर्क भी आपके साथ है और नया नेटवर्क भी उसमें जुड़ जाता है। तो सबसे मैक्सिमम जो नेटवर्क जो होता है हमारा, वो प्रारंभिक व्यस्क काल में होता है, और अनेक लोगों के साथ हमारी अंतक्रिया होती है, अनेक लोग हमारे दोस्त बनते हैं। परंतु जैसे जैसे आपकी एज और बढ़ती जाती है, आप मध्य काल में प्रवेश पाते हैं, वैसे वैसे आपका सामाजिक नेटवर्क का जो दायरा है वो घटने लगता है धीरे धीरे। 50 वर्ष के बाद तो वो और ज़्यादा कम हो जाता है, सिर्फ बहुत ही क्लोज आपके दोस्त और रिश्तेदारों के साथ ही आपकी अंतक्रिया रहती है। हालांकि ऐसे वो दोस्त होते हैं या ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो जीवन भर आपका साथ देते हैं, जिनकी ज़रूरत आपको बाद के जीवन में भी रहेगी। तो ऐसे लोगों के साथ आपका जो इंटरैक्शन है वो रह जाती है। बाकी के जो लोग हैं या बाकी के जो एक्वेंटेंसेस होते हैं, यार दोस्त होते हैं, वो धीरे धीरे आपके कम हो जाते हैं। और फिर 60-65 की एज आती है, जब आप सेवानिवृत्त हो जाते हो, रिटायर हो जाते हो, तब आपका सामाजिक दायरा और भी ज़्यादा कम हो जाता है। ज़रूरत होती है आपकी, ऐसा नहीं है कि हमें सोशल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है, सामाजिक अंतक्रिया की ज़रूरत नहीं होती है, परंतु फिर आप सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही अपनी बातें शेयर करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये दायरा जो है और ज़्यादा कम होता जाता है। छोटी उम्र में हमारे संवेग तीव्र होते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, बहुत जल्दी हमें गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी हम मान भी जाते हैं, इमोशनली हम अनस्टेबल होते हैं। तो इस वजह से हमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। परंतु जैसे जैसे एज बढ़ते हैं, ये तीव्र जो संवेगात्मक जो आउटबर्स्ट जो होते हैं, ये कम होते जाते हैं। हमारी इमोशनैलिटी जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है, थोड़ी सी स्थिर हो जाती है। तो उस वजह से हमारा जो दायरा जो है वो कम हो जाता है। थोड़े से लोगों के साथ बातचीत करके, अंतक्रिया करके अपने हम सुख दुख बांट लेते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई महसूस करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब नियंत्रण हमारा अपने ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्थिर हो जाता है, तो उतनी हमें सामाजिक नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वही लोग हमारे नेटवर्क में रहते हैं जो आपके बहुत क्लोज हैं, आपको अच्छे से जानते हैं, आपके हर सुख में, हर दुख में आपका साथ देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये कुछ चेंजेस
को डिस्कस कर सकते हैं और उसके साथ जुड़ी हुई समस्याओं को। ठीक है, तो ये था आपका ये सेकंड क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किया है कि वयस्कता व एजिंग से संबंधित विकासात्मक परिवर्तन व समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करें। ठीक है, व्यस्तता एंड एजिंग से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल चेंजेस और उससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको डिस्कस करें। तो इसमें मैंने आपको 3 मेजर चेंजेस के बारे में बताया है, शारीरिक चेंज, कॉग्निटिव चेंज एंड इमोशनल या आपका सोशल चेंज। ठीक है, तो ये इन तीनों चेंजेस को आप डिस्कस कर सकते हैं, परंतु एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उससे पहले आपने एडल्टहुड एंड एजिंग के बारे में भी थोड़ी इंट्रोडक्शन देनी है। ठीक है, सिर्फ आप चेंजेस से शुरू मत हो जाना कि ये डेवलपमेंटल चेंजेस हैं, ये इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एडल्टहुड एंड एजिंग। एडल्टहुड एंड एजिंग का मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, और थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इसकी जो मतलब इसको हम 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो भी चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में, एक स्टेज अप्रोच के द्वारा और एक कंटेक्सचुअल अप्रोच के द्वारा। ठीक है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस को डिस्कस करेंगे, डेवलपमेंटल चेंजेस कौन कौन सी हैं और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स या समस्याएं क्या आ सकती हैं। ठीक है, शारीरिक चेंज वो कौन कौन सी होती हैं, कॉग्निटिव या मानसिक चेंज वो कौन कौन सी होती हैं, एंड देन आपकी इमोशनल एंड सोशल चेंज। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू गर्ल्स. थैंक यू सो मच.